इस बेहतरीन से सेशन में इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को अगर आज का सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करना, अपने साथियों के बीच में शेयर करना और इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आप सब लोगों के बीच में 2022 जो 5 जून को जो पेपर हुआ था, 2022 में जो 5 जून को यूपीएससी का पेपर हुआ था, उस पेपर की सारी हिस्ट्री के क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के बीच में डिस्कस कर रहा हूं। 5 जून 2022 को जो यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स का जो आपका पेपर हुआ था, उसके पूरे के पूरे जीएस पेपर को मैं डिस्कस कर रहा हूं। उस संदर्भ में आज मैं आप सब लोगों के बीच में हिस्ट्री के क्वेश्चंस आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं, जो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, जो बहुत ही ज्यादा आप लोगों को फायदा देगा। सवाल की लेवल को, सवाल के डिमांड को, क्वेश्चंस के नेचर को समझना है, उसके बाद आंसर देने का प्रयास करना है। और अच्छा लगे तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नहीं लगे तो अनसब्सक्राइब डिसलाइक करके आप लोगों को चला जाना है, क्योंकि आपका वक्त बहुत ही ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। ये क्वेश्चन देखिए आप सब लोग। पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपके दे रहा है साइट ऑफ अशोकास मेजर रॉक एडिक्ट, और दूसरी तरफ आपके दे रहा है लोकेशन इन द स्टेट ऑफ। यानी एक तरफ आपको क्या दे रहा है, एक तरफ आपको दे रहा है कि भाई अशोक के अलग अलग आपके स्तंभ दे रहा है भाई, और दूसरी तरफ कि वो जो आपके अशोक के रॉक एडिक्ट है वो वर्तमान में भारत के कौन कौन से राज्य में है, ये सवाल आपको दे रहा है। और ये पूरे कि उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है। 2022 के सवाल में, 2022 के पेपर में एक नए तरीके का ट्रेंड देखने को मिला, और इस ट्रेंड के लिए आपको तैयार भी रहना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि दे देता कि 1 and 2 सही, 2 and 3 सही, 3 and 4 सही, 1 2 3 सही। तो उसमें क्या होता था कि हम सब लोग कहीं ना कहीं एक दो बातों को जानते थे, तो हम अपने दिमाग से उसको पकड़ के और उसको सही तरीके से मैच कर देते थे। लेकिन अब यहां पे बोल रहा है कि कितने सही सुमेलित है, यानी पूरी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर के इसका करेक्ट आंसर आप दे सकते हैं। तो ठीक है, अगर ये सवाल का पैटर्न चेंज किया है तो देख रहे हैं भाई, तो इसमें क्या दे रहा है कि only 1 पेयर, only 2 पेयर्स, only 3 पेयर्स, all 4 पेयर्स, इस तरीके का। ये नहीं दे रहा है कि 1 and 2, 2 and 3, 1 2 and 3, 2 3 4, ऐसे नहीं दे रहा है। ये 2022 में पहली बार इस तरीके के ऑप्शंस हमें यूपीएससी में देखने को मिले, तो हमें उस तरीके से अपने दिमाग को भी एक्टिव रखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है कि आप पेपर देने जाए और वहां पे अचानक से चीजें आपकी चेंज हो जाए तो आपको परेशान नहीं होना है। अब थोड़ा समझते हैं, कैसा भी सवाल पूछेगा अगर हमको पता है तो हम बताएंगे। धौली के बारे में बात करें तो धौली के बारे में बात करें तो अगर आप ओडिशा के पुरी में जाइएगा, ओडिशा की पुरी में जाइएगा तो वहां पे अशोक का ये जो आपका रॉक एडिक्ट है धौली में आपको मिलेगा। यानी पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल आपके सही है। दूसरे के बारे में बात करें, एरुगुड्डी, एरुगुड्डी के बारे में बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में आपको जाना पड़ेगा, और आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जगह है, वहां पे आपको एरुगुड्डी आपको दिखाई देगा, वहां पे एरुगुड्डी आपको मिलेगा। तीसरा जौगर, जौगर के बारे में बात करें तो ये जौगर मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि जौगर आपके गंजाम में मिलेगा। और ये गंजाम कहां पे पड़ता है भाई, तो गंजाम आपके ओडिशा में पड़ता है। तो ओडिशा के गंजाम में, ओडिशा के गंजाम में जौगर जो रॉक एडिक्ट है अशोक का, वो आप देख सकते हैं इसके बारे में। फिर बोले कालसी, जब कालसी के बारे में बात करें तो कर्नाटक में नहीं, ये कालसी आपको कहां पे भाई, देहरादून में। और देहरादून के बारे में डिस्कशन करें तो देहरादून कहां पे, उत्तराखंड में। तो इस तरीके से तीसरा और चौथा गलत था, पहला और दूसरा सही था। लेकिन सवाल ये नहीं बोला कि पहला दूसरा सही की क्या है भाई, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि सवाल क्या, इसका सही आंसर क्या होगा, बी, only 2 पेयर्स करेक्ट।
तो सवाल ये पूछ रहा था कि कितने सही सुमेलित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल के लिए भी यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में अपने दिमाग को, आप लोगों को एक्टिव रखना पड़ेगा। देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड ही कहीं पे काम आएगा, आपका रटा हुआ चीज काम नहीं आएगा। इसीलिए कुछ भी पढ़ो, कुछ भी समझो, तो उसके ऊपर अपने दिमाग को खर्च कीजिए, वही आपको पेपर में पास कराएगा भाई। अब सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल क्या बोल रहा है। अलग अलग आपके युग्म दिए गए हैं, उन युग्मों के ऊपर आपको विचार करना है और इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से आपके करेक्ट हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से आपके करेक्ट हैं। यह सवाल बहुत आसान है, लेकिन यह सवाल आपके अंदर का सवाल है, यानी छुपा हुआ सवाल है। एक तरफ आपके राजा दिया हुआ है, दूसरे तरफ आपके राजवंश दिया हुआ है। और मैं ये बात अगर कह दूं कि आपने इस राजा के बारे में सुना होगा, कुछ कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसके बारे में और इसके बारे में सुना होगा। और इसीलिए यूपीएससी की पहचान है कि हमेशा हमें नया क्वेश्चन आपको देना है। तो देखो आप सब लोग खूब अच्छे से, आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि जो नानूक के बारे में बात करें तो ये चंदेल वंश का शासक है। बहुत सही बात है भाई, चंदेल वंश की स्थापना 831 में। एक आपके ये जो नानूक है वो चंदेल वंश का फाउंडर के तौर पे आपको दिखाई देता है, चंदेल वंश के फाउंडर के तौर पे आपको दिखाई देता है। तो 831 एडी के आसपास लगभग इस चंदेल वंश की स्थापना इसके द्वारा करी गई थी भाई। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, दूसरा ये जो जयशक्ति है वो जयशक्ति भी चंदेल वंश का ही शासक है। और वो चंदेल वंश का कौन से नंबर का शासक है भाई, ये थर्ड रूलर है। और इसी जयशक्ति के नाम पर, इसी जयशक्ति के नाम पर इसके क्षेत्र का भी नाम पड़ा, और उसको क्या बोलते हैं भाई, जेजाक भुक्ति कहा जाता है। तो आपने इस क्षेत्र के बारे में जरूर सुना होगा, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, जेजाक भुक्ति कहते हैं। तो जय शक्ति के नाम पे ये जेजाक भुक्ति है। तो ये परमार वंश से संबंधित नहीं है, बल्कि ये भी जय शक्ति भी आपके चंदेल वंश से संबंधित है। तो चंदेल वंश के फाउंडर के तौर पे अगर हम बात करें तो फाउंडर के तौर पे नानूक दिखाई देते हैं। अगर हम इसके तीसरे शासक के बारे में बात करें जो सबसे ज्यादा फेमस था, वो कौन था, जय शक्ति। अब आ जाता नागभट्ट सेकंड। तो नागभट्ट सेकंड के बारे में बात करें तो नागभट्ट सेकंड भोज और भोज दोनों के दोनों गुर्जर प्रतिहार वंश के आपके महत्वपूर्ण शासक, यानी ये भी इसी का शासक है और ये भी इसी का शासक है। इसका मतलब है कि ये वाला सही था, ये वाला सही था, लेकिन ये वाला गलत था और ये वाला भी आपका गलत था, मिलान। तो सीधे तौर पे अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कौन कौन से आपके सही थे, तो इसमें भी ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन कैसे दिए गए थे भाई, तो आपको पता लगे कि कौन कौन से सही थे। तब इसमें ऑप्शन को देखिए थोड़ा सा, आप सब लोगों को बड़े प्रयुक्त युग्मों में से कितने सही है। तो इसमें भी ऑप्शन में ये नहीं बोल रहा है कि 1 and 2, 2 and 3, इसमें भी नहीं बोले कि केवल एक युग्म, यानी वोली 1 पेयर, बोले कि वोली 2 पेयर्स, केवल 2 युग्म। तो इसमें 2 युग्म आपके सुमेलित थे, लेकिन ये आपसे नहीं पूछ रहा था कि कौन कौन से, ये पूछ रहा था कि कितने सही है, आप ये बता दीजिए। तो ये नए तरीके का फॉर्मेट 2022 के सिविल सर्विस के पेपर में आपको देखने को मिला है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा आप सब लोग, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन देखो मैंने आपको बताया कि जितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को उतना ज्यादा सही करने के चांसेस आपको दिखाई देंगे, उस क्वेश्चन को उतना ज्यादा सही करने के चांसेस दिखाई देंगे। ये सवाल किससे पूछा है, तो जिस चैप्टर को बहुत कम बच्चे आपके पढ़ते हैं, तैयारी देखो सब कोई करता है, लेकिन सही चीज को पढ़ना, सही तरीके से पढ़ना और सही रास्ते पे आपके पढ़ना और लगातार पढ़ना, वही आपकी सफलता की कोर, आपकी कुंजी होती है। सवाल ये किससे पूछा है कि प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक आपका स्टेटमेंट सही है, कौन सा एक कथन आपके सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन आपके सही है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो बोले कि संगम कविताओं में जो संगम और आप लोगों को पता है कि संगम क्या है,
तो जब ये साउथ के पोइट्स को, स्पेशली तमिल पोइट्स को, स्कॉलर को ये लगा कि दक्षिण भारत के इतिहास को जानने का कोई उतना मजबूत स्रोत और महत्वपूर्ण आधार नहीं है, हमें उसके इतिहास को कैसा बचाया जाए, तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में मदुरई में आपको यहाँ पे देखने की जरूरत है कि अलग अलग आपके संगम का आयोजन किया गया और उस संगम में जिन चीजों का संकलन किया गया उसी को एक साथ मिलाकर के संगम लिटरेचर के नाम से जानते हैं। और बहुत सारे लिटरेचर आप लोगों की जुबान पे होगा, इस बात को भी मैं समझ सकता हूँ। तो ये बोले कि संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। फिर बोले कि संगम कविताओं में समर सॉरी का कोई संदर्भ नहीं है, ये भी गलत बात है। सवाल क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया, ये भी गलत बात है। यानी यहाँ पे अगर हम संगम लिटरेचर के बारे में बात करें तो संगम लिटरेचर में वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, यानी उस समय आपके वर्ण में जो अलग अलग तरीके के वर्ण थे उसका सामाजिक वर्गीकरण है, उसको देख सकते हैं। तो जब हम संगम लिटरेचर के बारे में बात करें और इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये किस तरीके का साहित्य है भाई, तो ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, इसको सेकुलर लिटरेचर के तौर पर आप देख सकते हैं, इसको धर्मनिरपेक्ष साहित्य के तौर पर देख सकते हैं। किसके बारे में भाई, जब संगम साहित्य के बारे में बात करें तो संगम साहित्य एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य के तौर पे, एक सेकुलर लिटरेचर के तौर पे देख सकते हैं। और यह हमारे समक्ष आर्य और द्रविड़ संस्कृतियों के सम्मिश्रण का चित्र आपके प्रस्तुत करता है। ये दोनों चीजों के मिक्सचर को आप देख सकते हैं, आर्य कल्चर और द्रविड़ कल्चर, इन दोनों के संस्कृतियों के मिक्सचर को आप देख सकते हैं, इन दोनों के कल्चर को मिक्स करते हुए आप इसको देख सकते हैं। किससे भाई, तो ये यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, संगम लिटरेचर में इस चीज को आप देख सकते हैं भाई, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और पहले भी मैंने बताया कि जिस तरीके से हमारा उत्तर भारतीय समाज अलग अलग वर्णों में विभाजित था, उसी तरीके से संगम भारतीय संगम कालीन जो तमिल समाज था वो भी आपके वर्ण भेद पर आधारित था। हमारे यहाँ पे चतुर्वर्ण आधारित व्यवस्था थी, 4 वर्ग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, यहाँ पे भी 4 है, नाम उसके कुछ अलग है, जैसे अंडार है, जैसे अरसार है, वेनिगर है, बलाल है, इस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो सवाल यही पूछा था कि कौन सा एक सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सब लोग, किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति के द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था भाई, किसके राज्य में, किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति के द्वारा फारसी में आपको ट्रांसलेट किया गया था। बिल्कुल नए नाम आपको दिखाई देंगे भाई, बिल्कुल नए नाम आपको दिखाई देंगे, इसको अच्छे तरीके से पढ़ने के बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है भाई। अब देखो, जब हम योग वशिष्ठ के ट्रांसलेशन के बारे में बात करें तो योग वशिष्ठ का जो ट्रांसलेशन है वो योग वशिष्ठ का ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया गया भाई, तो इसका ट्रांसलेशन फारसी में अकबर काल में, इसका फारसी में ट्रांसलेशन, इसका फारसी में अनुवाद किसके काल में भाई, इसका फारसी में अनुवाद अकबर के समय में भाई, अकबर के टाइम पीरियड में किसके द्वारा किया गया था, तो उस शख्स का नाम था, ध्यान रखने की जरूरत है, निजामुद्दीन पानीपति। उसका नाम क्या था, निजामुद्दीन पानीपति। तो देखो निजामुद्दीन पानीपति, डिस्कशन भी इसी के बारे में बोला है। तो योग वशिष्ठ की जो आपकी ट्रांसलेशन है फारसी में, और आप सब लोगों को पता है कि अकबर के समय में फारसी आपकी दरबार की भाषा बन गई थी, और फारसी के लिए अलग से ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी आपके बनाया गया था। तो योग वशिष्ठ का तो आंसर क्या हो जाएगा, अकबर। लेकिन मैंने बोला कि चलो एक ट्रांसलेशन तो ये हो गया, लेकिन दूसरा ट्रांसलेशन भी हुआ था। तो शाहजहां के काल में योग वशिष्ठ का जो फारसी अनुवाद है वो दारा सिकोह के द्वारा आपको किया गया था। तो दूसरी बार भी इसका फारसी में अनुवाद किया गया था, लेकिन इसमें फारसी में अनुवाद शाहजहां के समय काल में किसके द्वारा किया गया था, तो शाहजहां के समय काल में उसका सबसे प्रिय पुत्र, सबसे बड़ा बेटा दारा सिकोह के द्वारा आपको किया गया था। तो ये जब हम बात करते हैं योग वशिष्ठ का, तो योग वशिष्ठ के 2 बार आप ट्रांसलेशन को देख सकते हैं, 2 बार आप ट्रांसलेशन को देख सकते हैं। एक बार अकबर के समय में निजामुद्दीन पानीपति के द्वारा, और यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इसके द्वारा आपको किया गया था। दारा सिकोह के बारे में बात करें तो दारा सिकोह ने आपके उपनिषद का भी फारसी में अनुवाद किया था, इसने उपनिषद का भी फारसी में अनुवाद किया था, और उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं सिर ए अकबर के नाम से जाना जाता है। उसको किसके नाम से जानते हैं भाई, तो उसको हम सिर ए अकबर के नाम से जानते हैं।
तो इसके बारे में भी ध्यान रखने की दारा सिकों की और भी बहुत सारी रचना है भाई, यहां पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो आप सब लोग समझ गए नहीं इस बात को, कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपके अकबर हो जाएगा। तो कितना प्यारा क्वेश्चन और कितनी नई बातें, अच्छी बातें थी भाई। अब ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा, आप सब लोग इसको देख लोगे और बहुत अच्छे से। तो देखो यूपीएससी का एक फॉर्मेट हमको बहुत अच्छा लगता है, और मेरा अगर मन हो और हमसे पढ़ने वाले बच्चे हो तो मैं 24 घंटा यूपीएससी के क्वेश्चन, 24 घंटा यूपीएससी के सिलेबस, 24 घंटा यूपीएससी का कंटेंट मैं आप सब लोगों को पढ़ाऊं। लेकिन अब आप लोगों का ये सीरीज शुरू हो गया है, और पूरे के पूरे जितने भी आपके 20 सालों में यूपीएससी के पेपर हुए हैं, 2022 से मैंने शुरू किया है। सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिक, जीके विद जो कंटेम्पररी जो क्वेश्चन है उसको लेकर के कंप्लीट मैं आप लोगों के पेपर के पहले अपलोड करा दूंगा। तो आप सब लोग खूब अच्छे से मन लगा करके मेहनत करके इसको समझिएगा, पढ़िएगा और क्वेश्चन देखिएगा। आप सुनिए, ये क्या बोले कि हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही सुमेलित आपको करता है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको क्या लगता है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर मेरे प्यारे साथियों बताइए कि सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो आप सब लोगों को पता है कि जब रामानुजाचार्य के बारे में बात करते हैं तो रामानुजाचार्य भक्ति कवि के, आपके भक्ति कवि थे, भक्ति मार्ग के कवि थे। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। भक्ति मार्ग के कवि थे, तो भक्ति आंदोलन को दार्शनिक आधार जो है वो रामानुजाचार्य ने आपको दिया था। ठीक है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत आपकी दक्षिण भारत में हुई, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद इसको लेकर के आए। लेकिन रामानुजाचार्य के बारे में बात करें तो जो रामानुजाचार्य है वो सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। वो किसमें विश्वास करते थे? तो वो सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे, वो सगुण ईश्वर में बिलीव करते थे। और उनका मानना क्या, उनका सीधे तौर पे मानना था कि मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। तो उनका यह मानना था कि मोक्ष प्राप्ति का सबसे बेहतरीन जो साधन है, सबसे सर्वोत्तम जो साधन है वो क्या है भाई? भक्ति। सबसे सर्वोत्तम साधन के बारे में बात करें, अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो उसका एकमात्र उन्होंने बेहतर माध्यम बताया था, और वो उन्होंने क्या बताया था कि भक्ति। तो मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन के तौर पे इन्होंने भक्ति बताया था। और इसी रामानुजाचार्य की मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के तौर पे, इनकी मूर्ति को क्या बोला जा रहा है? तो इनके मूर्ति को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के तौर पे और हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में बात करें तो सरदार पटेल की मूर्ति, और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में बात करें तो सीधे तौर पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है भाई, मेरे प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यह है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अब ये स्टेटमेंट थोड़ा पढ़िए आप सब लोग, बड़ा क्वेश्चन इसलिए मैं 2 पेज में इसको लगाऊंगा, लेकिन आप सब लोग इसको ध्यान दे करके खूब अच्छे से पढ़ करके एक एक स्टेटमेंट को अपने कॉपी में गलत और सही आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि इसके बारे में आपको बताना है। द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वेरावल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग सोमनाथ टेम्पल? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी कोई करंट अफेयर में, जब भी कोई आपके समसामयिक मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है तो उसके ऊपर आपसे सवाल भी पूछा जाता है। और उसमें यूपीएससी का एक ट्रेंड है कि वो दोनों तरीके की बातों को आपके चेक कर लेता है। एक क्या चेक कर लेता है भाई, आपको ध्यान रखने की जरूरत है भाई। एक चेक कर लेता है कि आपको करंट अफेयर पता है क्यों, और दूसरा उस करंट अफेयर के माध्यम से आपके बैकग्राउंड की जो बातें हैं उसको भी चेक कर लेता है कि आपको पता है। अब यह ध्यान दीजिए कि यहां पे वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट एक नए सर्किट हाउस का उद्घाटन मोदी जी ने किया होगा। ठीक है भाई, किया होगा। तो अब सवाल देखो, इसमें क्या बोल दिया? इसमें बता दिया पहले स्टेटमेंट में कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सीधे तौर पे बता देना चाहता हूं कि ये क्या न्यूज है। न्यूज ये है कि वेरावल जो जगह है वहां पे सोमनाथ मंदिर के नजदीक एक सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। तो सवाल उससे रिलेटेड नहीं है। अब देखिए सवाल के दूसरे पार्ट को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि सवाल का दूसरा पार्ट क्या कहता है। तो सोमनाथ मंदिर के निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके सही है? लो भाई, असली सवाल का मसला ये था, असली सवाल का मसला ये था कि भाई सवाल क्या कहना चाहता है। तो सवाल ये कहना चाहता है कि सोमनाथ मंदिर के बारे में आप बताइए। तो पहली बात,
पहला स्टेटमेंट जो है कि सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। तो देखो टोटल अगर हम ज्योतिर्लिंग देव मंदिर के बारे में बात करें तो टोटल जो ज्योतिर्लिंग देव मंदिर है हमारे भारत में वो कितने में, टोटल 12, और 12 में से एक जो ज्योतिर्लिंग मंदिर है वो सोमनाथ में है। और सोमनाथ मंदिर का बहुत महत्वपूर्ण आपका स्थान है। तो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, आपने अपनी कॉपी में भी लिख लिया कि आपने सही है भाई। अब दूसरा सवाल देखिए करंट अफेयर वाला लाइन लिख करके ये क्या कह दिया कि करंट अफेयर का क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन हिस्ट्री का था। दूसरे पार्ट में जब आपने पढ़ा तब आपको समझ में कि अरे यार ये तो हिस्ट्री वाला प्रश्न है। अब दूसरा देखिए सवाल क्या बोल रहे हैं कि अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया। भाई क्यों नहीं करेगा, इसलिए इसने वर्णन किया है कि 1025 एडी में इसने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर के ऊपर और सोमनाथ को लूटा था इसने। तो भाई क्यों नहीं वर्णन करेगा, तो जो इसने आक्रमण किया था भारत में, उस भारत के आक्रमण में सबसे बड़ा जो आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण इसका माना जाता है भाई। इसके बारे में, और जब ये वापस लौट गया, जब वापस लौट गया तो अलबत्त जब ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि गजनवी जब वापस लौट गया तब इस मंदिर का पुनरुद्धार करवाया गया। तो किसके द्वारा करवाया गया, तो भीम फर्स्ट ने इसका पुनरुद्धार करवाया इस मंदिर के। तो अल बरूनी कौन है, तो अल बरूनी के बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि महमूद गजनवी के साथ आया हुआ इतिहासकार जिसको मोहम्मद गजनवी ने ये काम दिया था कि तत्कालीन भारत के इतिहास को लिखो, और इसने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद के नाम से इसने ये किताब लिखा था। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया, क्यों किया है, क्योंकि ये जिसके साथ आया था उसने इस मंदिर को तबाह किया था, लूटा था, बर्बाद किया था। तो ये दूसरा वाला भी स्टेटमेंट आपके सही है। अब तीसरा स्टेटमेंट देखिए, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर जो आज का जो सोमनाथ मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सरासर गलत है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा यानी आज का जो सोमनाथ मंदिर आपको दिखाई देता है उसकी प्राण प्रतिष्ठा एस राधाकृष्णन नहीं बल्कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। तो फिर से आपको पुराना वाला ऑप्शन दिख गया, 1 and 2 आपके, तो पहला और दूसरा कथन सही है। तो ये सवाल देखो बोल दिया कि करंट अफेयर का है, और सारे के सारे लोगों ने जब एनालिसिस किया होगा तो बोल दिया होगा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन इसने पीछे से वार किया है। ये कटप्पा बन गया, इसने बाहुबली को मार दिया। दिखावे में करंट अफेयर था लेकिन क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री का था। तो इस तरीके से क्वेश्चन से आपको बचना है, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। हमेशा लाइफ में सतर्क रहिए, सतर्कता हटी दुर्घटना हटी। पहले क्या बोला जाता है, सावधानी के साथ सतर्कता जरूरी है। पूरे सवाल को पढ़िए। देखो अभी तक जितने भी आपने सवाल किए वो सवाल बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये बड़े बड़े हैं, देखने में आपको ज्यादा बड़े बड़े आपको दिखाई देंगे, लेकिन इन सवालों में किसी भी प्रकार का कोई प्राण नहीं है। इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो सवाल को बहुत अच्छे से सही बनाया जा सकता है। ये सवाल देखिए तो क्या बोल रहा है, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, which of the following were treated as reserved subjects। आप लोगों को पता है कि देखो मैं तीन आपको बताता हूं। एक बताता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एक मैं बताता हूं 1919, इसको पढ़ना है अच्छे से। एक मैं बताता हूं 1935, इसको ध्यान से देखना है। और उसके पहले मैं बताता हूं 1909, इसको ध्यान रखना है। 1909 में आया पार्लियामेंटरी रिफॉर्म, और उस पार्लियामेंटरी रिफॉर्म में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई, और इसी 1909 के अधिनियम से भारत विभाजन की नींव आपकी रख दी गई। फिर 1919 आया और इसमें क्या बात की गई, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और इसमें बात किया गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करी गई, सॉरी डायरकी की बात करी गई। यानी प्रोविंस में क्या करी गई, डायरकी की व्यवस्था करी गई, यानी द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। तो द्वैध शासन क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर देना, विषय को बांट देना, इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। विषय को बांट देना,
और उसको दे देना कि इसके ऊपर आप करोगे काम, इसके ऊपर मैं करूंगा। और 1935 में क्या आया, तो बहुत ही ज्यादा आपके विस्तृत, बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा एक दस्तावेज आया जिसका प्रभाव हमारे संविधान के ऊपर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन सवाल आपकी इस 1919 की एक्ट से है, बोले कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य को आरक्षित यानी रिजर्व और अंतरित यानी ट्रांसपोर्ट विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से आरक्षित विषय माना गया था? निम्नलिखित में से इसमें कौन सा आरक्षित विषय माना गया था? तो आरक्षित विषय के बारे में बात करें तो न्याय प्रशासन को आरक्षित विषय माना गया था। स्थानीय स्वशासन को उस समय भी आरक्षित नहीं माना गया था, आज भी नहीं माना जाता है। आज भी जो लोकल गवर्नमेंट है, जो पंचायती राज है, वो आपके स्टेट का सब्जेक्ट है। लैंड रेवेन्यू को माना गया था और पुलिस को माना गया था। तो आरक्षित अगर हम बात करें तो आरक्षित में कौन कौन सा भाई, तो 1, 3 और 4 आपको दिखाई देता है। तो इस तरीके से रिजर्व सब्जेक्ट में आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए भाई, बोले कि मध्यकालीन भारत में शब्द फनम, अब देखो ये सवाल टफ है, ये सवाल टफ है। क्यों सवाल टफ है भाई? अगर इस सवाल को आप नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर आपको तुक्का मारना पड़ेगा, और लोग उल्टा कंसीडर करते हैं सवाल। जो आसान लग रहा है देखने में उसको बोलते हैं कि आसान है, जो देखने में टफ लग रहा है उसको बोलते हैं टफ है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जो देखने में आसान लग रहा है वही टफ होता है, क्योंकि वो सवाल अगर आपको आता है तो आप सही बनाओगे, नहीं आता है तो आप गलत बनाओगे। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब इसके बारे में बताइए, तो इसको क्या बोला जाता है भाई? तो इसको क्या बोलते हैं भाई? क्या इसको क्लॉथिंग बोला जाता है? क्या ये ऑर्नामेंट्स होते थे? क्या ये क्वाइंस होते थे? क्या ये विपल्स होते थे? हमें उम्मीद है कि आप सब लोगों में से कुछ सही बताएंगे, कुछ गलत बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आप सब लोगों को सिखाऊंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फनम क्या था? तो एक तरीके का क्वाइंस होता था, एक तरीके का सिक्का होता था। अब सब लोगों को विजयनगर एम्पायर के बारे में पता होगा, अब सब लोगों को विजयनगर एम्पायर के बारे में पता होगा। तो जब भी हम विजयनगर एम्पायर के बारे में बात करें तो जिन भी साथियों को थ्योरी पढ़ना होगा या कंटेंट आपको पढ़ना होगा, सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, अब जीके जीएस भाई प्रबल सर यूट्यूब चैनल पे आ जाना। प्लेलिस्ट में सारे के सारे आपके सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस भी होती है, सुबह में 9 बजे से लेकर के रात को लगातार तक आप आकर के क्लास भी देख सकते हैं। तो विजयनगर एम्पायर के बारे में बात करें तो विजयनगर एम्पायर जो मध्यकालीन हिंदू राज्य है, उसमें जब देखिएगा तो सोने के छोटे सिक्के को, सोने के छोटे सिक्के जो स्मॉल गोल्ड क्वाइंस आपके होते थे, जो स्मॉल गोल्ड क्वाइंस आपके होते थे, जो सोने के छोटे छोटे आपके सिक्के होते थे, उनको या तो फनम कहा जाता था या तो उनको प्रताप कहा जाता था, या तो उनको फनम कहा जाता था या तो उनको प्रताप कहा जाता था। हो सकता है कि फनम पूछ दिया है, प्रताप इस बार पूछ दे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रताप हो जाएगा। तो प्रताप आपके कहा जाता था। प्रताप 26 ग्रेन का होता था और फनम 5.5 ग्रेन का होता था। तो कितने ग्रेन का होता था भाई? तो 5.5 ग्रेन का होता था, 5.5 ग्रेन का होता था। और जब प्रताप के बारे में बात करें तो ये कितने ग्रेन का होता था? तो ये आपके 26 ग्रेन का होता था। इसका मतलब है कि जो फनम है वो छोटे छोटे आपके सिक्के होते थे, इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है ये चीज। और चांदी के जो छोटे सिक्के हैं, जो सिल्वर के जो आपके स्मॉल क्वाइंस है, जो सिल्वर के आपके स्मॉल क्वाइंस है, तो सिल्वर के जो स्मॉल क्वाइंस होते थे उसको विजयनगर साम्राज्य के दौरान क्या कहा जाता था? तो उसको हम लोग उस समय बोलते थे, आपको ध्यान रखने की जरूरत है, तार कहा जाता था। उसको क्या बोलते थे? तो चांदी के जो छोटे सिक्के होते थे उसको उस समय तार कहा जाता था। और विजयनगर का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध जो आपका सिक्का था वो स्वर्ण का वाराह था। जो सबसे फेमस आपकी गोल्ड क्वाइन के बारे में बात करते हैं, सबसे फेमस आपकी गोल्ड क्वाइन के बारे में बात करते हैं, तो वो कौन सा होता था भाई? तो वो होता था वाराह। तो सबसे प्रसिद्ध जो आपका सिक्का होता था सोने का विजयनगर साम्राज्य के दौरान, उसको वाराह। और इस वाराह का जो वजन के बारे में बात करें, इसके वेट के बारे में बात करें, तो इसका वजन कितना होता था? तो इसका वजन होता था 52 ग्रेन होता। इसका वजन कितना होता था भाई? 52 ग्रेन होता था। तो इसके वजन के आधार पर आप इसको समझ सकते हैं, बता सकते हैं, जिसे विदेशी यात्रियों ने हून, परदोष या पगोड़ा के रूप में भी आपके उल्लेखित किया है। तो फनम के बारे में बात करें तो देख लो भाई, तो ये फना मत हो जाना इस सवाल को देख करके। अब इस सवाल को देखिए, हमें लगता है कि ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं।
निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। बालेंद्र कुमार घोष के बारे में, जोगेश चंद्र चटर्जी के बारे में, रास बिहारी बोस के बारे में। सवाल ये बोल रहा है कि गदर पार्टी जिसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में आपको कही गई थी, लाला हरदयाल और स्वर्ण सिंह भाकना जिसके महत्वपूर्ण आपके मेंबर थे, कौन से इनमें से तीनों में से या तीनों के तीनों कौन से जो व्यक्ति थे वो गदर पार्टी से सक्रिय रूप से आपके जुड़े हुए थे? गदर पार्टी से सक्रिय रूप से आपके जुड़े हुए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बोले कि कौन सा जुड़ा हुआ था, इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो जो जोगेश चंद्र चटर्जी थे, अगर उनके बारे में एक शब्दों में हम कह दें तो जोगेश चंद्र चटर्जी का संबंध किससे था भाई? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी। बालेंद्र कुमार घोष के बारे में बात करें तो बालेंद्र कुमार घोष को कब, बालेंद्र कुमार घोष किससे संबंधित थे? तो बालेंद्र कुमार घोष जो थे वो अनुशीलन समिति से आपके संबंधित थे। तो इसमें अनुशीलन समिति से ये संबंधित हो गए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जोगेश चंद्र चटर्जी सम्मिलित हो गए। तो ये जो रासबिहारी बोस जो आपके हार्डिंग के ऊपर इन्होंने बम फेंका था, दिल्ली बम कॉन्स्पिरेसी में आपको ध्यान रखने की जरूरत है भाई। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि रासबिहारी बोस इस गदर पार्टी से आपके जुड़े हुए थे। लाला हरदयाल के प्रयास से इसकी स्थापना हुई थी भाई, और गदर पार्टी का नेतृत्व भी लाला हरदयाल के गिरफ्तारी के बाद रासबिहारी बोस को संभालना पड़ा था। और यही रासबिहारी बोस जो थे आपके बाद में आजाद हिंद फौज का भी इन्होंने नेतृत्व संभालने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने इनवाइट किया था। तो इसमें सही तौर पे केवल और केवल आंसर क्या हो जाएगा भाई? 3 इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे भाई। अब थोड़ा देखिए भाई क्रिप्स मिशन के बारे में, क्रिप्स मिशन के बारे में आप समझिए चीजों को। तो क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। तब सब लोगों को पता है कि यही क्रिप्स मिशन था जो 1942 में आया, और इसी क्रिप्स मिशन के प्रत्युत्तर में, इसी क्रिप्स मिशन के उत्तर में गांधी जी के द्वारा भारत में भारत छोड़ो आंदोलन आपके शुरू कर दिया गया। और इस क्रिप्स मिशन को अलग अलग लोगों ने क्या कहा? गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट उत्तर दिनांकित आपके चेक के तौर पे उन्होंने बताया कि इसका कोई फायदा नहीं है भाई। अब हम आधा अधूरा नहीं, हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता चाहिए, और हम अंतिम तौर पे नारा लगाएंगे अंग्रेजों भारत छोड़ो। और गांधी जी ने बोल दिया कि अंग्रेज भारत के लोगों करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो इस तरीके से सवाल अब थोड़ा समझिए आप सब लोग। बोले कि क्रिप्स मिशन के ऊपर आप क्रिप्स मिशन की जो प्रपोजल्स हैं, जो प्रस्ताव हैं, उनके ऊपर थोड़ा विचार कीजिए। बोले कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और भारतीय रियासतों के द्वारा नामित सदस्यों के इस तरीके की बात कहीं पे भी कोई भी नहीं थी। क्रिप्स मिशन में क्या क्या बातें थी आप सब लोगों को पता है कि स्टेफन क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन आया भारत में 22 मार्च 1942 को। भारत पहुंचकर के क्रिप्स मिशन ने भारत के समक्ष कुछ आपके प्रस्ताव प्रस्तुत किए। उसमें सबसे पहली बात यह थी कि युद्ध के बाद हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, जिसके ऊपर भारत के लोग भड़क गए। बोले कि नालायक आदमी, तुम कितना ज्यादा घमंडी है कि तुमको भारत में आकर के तुमको पता है कि तुम्हारा कब्र खोदने वाला है, तुम्हारा अंतिम समय चल रहा है, और तुम भारत के लोगों के सामने भी फिर भी यही बात बोल रहे हो कि हम तुमको डोमिनियन स्टेटस देंगे युद्ध के बाद। तो इसलिए हम सब लोग गुस्सा गए। हमने क्या बोला कि नहीं, हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। दूसरा क्या भाई प्रपोजल था कि आफ्टर वार यानी सेकेंड वर्ल्ड वार जब आपका खत्म हो जाएगा तो एक हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो आपकी काउंसिल है वो बनाएंगे, संविधान निर्मात्री परिषद बनाएंगे, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रजवाड़ों दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसमें कुछ सदस्यों को जो प्रोविंशियल आपकी विधानसभा है उसके द्वारा निर्वाचित और कुछ को शासकों के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। ब्रिटिश भारत का कोई भी प्रांत, तीसरी बात यह थी कि नए संविधान को स्वीकार करना चाहे, अगर नहीं करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा जो अंग्रेजों के द्वारा चलाया जा रहा था। नए संविधान को स्वीकार न करने वाले प्रांतों को सम्राट की सरकार अलग से नया संविधान बनाने को तैयार है। इसका मतलब क्या है कि अभी भी आप इस बात को देख रहे हैं कि बार बार इसका क्या प्रेशर है भाई कि अभी भी आप सम्राट के यानी अंग्रेज इंग्लैंड के शासक के अधीन ही रहिए। तो पहली बात तो ये गलत है। दूसरा, ये जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। ये दूसरी बात आप कहते हैं। इसीलिए इसका केवल और केवल जो बी आपका है वो आपके करेक्ट है, बाकी सारे के सारे इसके गलत है। अभी थोड़ा समझिए आप सब लोग और बताइए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में ये सवाल हमें नहीं लगता है कि आप लोग बना पाओगे।
ये सवाल हमें नहीं लगता है कि आप लोगों से बनेगा या बना पाओगे, लेकिन तभी कोशिश कीजिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। अलग अलग तरीके के मूल ग्रंथ आपको दिए गए हैं, उन सभी मूल ग्रंथों के ऊपर आपको विचार करना है और आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा और किससे बोले कि कौन कौन से इसमें से जैन ग्रंथ है, कौन कौन से इसमें से जैन ग्रंथ है। अब एक एक करके मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नेति प्रकरण है और जो अवदान शतक है, ये दोनों के दोनों आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। ये दोनों के दोनों आपके बुद्धिस्ट ग्रंथ है। ये भी बुद्धिस्ट ग्रंथ है भाई, और ये भी बुद्धिस्ट ग्रंथ है। और ये जो दो आपके बचे परिशिष्ट पर्वन, इसका नाम मैंने आपको क्लास में दिया है, तो शायद इसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे। तो ये आपकी किस प्रकार का टेक्स्ट है, जैन ग्रंथ है। और ये भी किस प्रकार का, तो जो त्रिशष्टि लक्षण महापुराण है वो भी एक तरीके का जैन ग्रंथ है। तो इस तरीके से 2 और 4 आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आप लोग देखिए कि नेक्स्ट सवाल आपके क्या पूछ रहा है भाई। ये सवाल बताइए आप सब। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत सही बात है भाई, कमाना तो पड़ेगा ही भाई, क्योंकि महंगाई का जमाना है और इससे अब सिर्फ मुनाफा देखते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपके हिस्टोरिकल पर्सन है और दूसरी तरफ आपके वो किस रूप में जाने गए इतिहास में, ये आपको बताने का बात कर रहा है, ये आपको समझाने की बात कर रहा है। तो इसके बारे में अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही है। देखो, जो आर्यदेव हैं वो जैन विद्वान नहीं थे। आर्यदेव जो है वो जैन विद्वान नहीं थे, बल्कि आर्यदेव के बारे में बात करें तो ये किस तरीके के विद्वान थे, तो ये आपके बौद्ध विद्वान थे। आर्यदेव किस तरीके के विद्वान थे भाई, बौद्ध विद्वान थे। उसी तरीके से दिगनाथ के बारे में बात करें तो ये बौद्ध विद्वान थे। नाथ मुनि के बारे में बात करें तो वैष्णव विद्वान थे। सवाल क्या बोला है कि कौन से सही है भाई, तो बोले कोई भी सही नहीं है, नन ऑफ द पेयर्स। वली 1 सही है, तो ये तो गलत हो गया। केवल 2 सही है, तो कौन कौन से सही है, दूसरा और तीसरा आपके सही, दूसरा और तीसरा सही है भाई। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये चीज मैंने आप सब लोगों को बता दिया। तो आर्यदेव एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके बुद्धिस्ट आपके स्कॉलर थे, जिसके संदर्भ में मैंने आपको बताया। और उन्होंने एक बौद्ध ग्रंथ की रचना करी थी, जिसको बोलते चतुशतक बौद्ध ग्रंथ बोला जाता है। जिसको क्या बोलते हैं भाई, चतुशतक बौद्ध ग्रंथ कहा जाता है। तो इन्होंने एक नए बौद्ध ग्रंथ की रचना करी थी, और वो बौद्ध ग्रंथ कौन सा भाई, चतुशतक बौद्ध ग्रंथ की रचना इनके द्वारा करी गई। चतुशतक बौद्ध ग्रंथ की रचना इनके द्वारा आपकी करी गई थी। नाम क्या है उनका, आर्यदेव है भाई। दिगनाथ के बारे में बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आपके बौद्ध विद्वान थे, और इनके बारे में बताया जाता है कि इनको तर्क शास्त्र का प्रवर्तक कहा जाता है। इनको तर्क शास्त्र का और मध्यकालीन न्याय का जनक कहा जाता है। और इस तरीके से नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे, और इनके द्वारा श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की गई। इनके द्वारा श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करी गई थी। इनके द्वारा श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करी गई थी। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इसके संदर्भ में भी आपको बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से क्या सवाल पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोले कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में, भारतीय इतिहास के संदर्भ में सवाल ये बोला है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में, क्वेश्चन ये बोला है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में, ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही है। अब एक एक करके इसको थोड़ा ध्यान दीजिए आप, तो आपको कुछ समझ में आएगा, और ध्यान से देखोगे तो आप पूरे तरीके से इसका सही आंसर बता सकते हो। अगर इधर उधर ध्यान गया तो फिर गलत हो जाएगा। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए और बताइए कि इसके कौन से कथन आपके सही है भाई। अगर ये सवाल बोला है, पहला बोला कि भारत पर पहला आक्रमण, मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था। तो मंगोलों ने पहली बार भारत में आक्रमण, कौन नहीं जानता है कि भाई इल्तमिश के समय काल में हुआ था। किसके समय काल में हुआ था, इल्तमिश के समय काल में। जलालुद्दीन मंगबरनी के बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जलालुद्दीन मंगबरनी
का पीछा करते करते चंगेज खान वो आया था, सबसे प्रसिद्ध आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले आक्रमण के बारे में बात करते हैं, ये तो फेमस हो गया, लेकिन पहले अगर मंगोल आक्रमण के बारे में बात करते हैं तो ये आपको बहराम शाह का एक बेटा हुआ करता था। बहराम शाह के शासन काल में ये हुआ था, सॉरी बेटा मैं बोला हूं, बहराम शाह के शासन काल में ये हुआ, बहराम शाह के शासन काल में ये हुआ था, 1241 में हुआ था, 1241 में। तो इल्तमिश के समय में तो चंगेज खान ने किया था, बहुत ही फेमस था, लेकिन ये आक्रमण नहीं, क्योंकि इल्तमिश ने सीधे तौर पे जलालुद्दीन मकबनी को अपना शरण देने से मना कर दिया। तो इसमें किसके खिलाफ में, तो वर्सेस तायद, तो मंगोल आक्रमणकारी जो था उसका नाम क्या था, तायद। तो पहला वाला गलत हो गया, अब दूसरा देखिए। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया है, सही बात है। लेकिन एक बात और आपको समझना है, एक बात और आपको समझना है कि अलाउद्दीन खिलजी में तो पहुंच गया, लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 6 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया, 6 बार मंगोलों को हराया। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तर पश्चिम भाग अस्थायी रूप से हार गया था, ये गलत बात है भाई, ये नहीं आ रहा था। तो केवल और केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है, बाकी सारे के सारे आपको सही है। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है, तो हमें नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत आपको होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाह दारन कहलाते थे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाह दरन कहलाते थे। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है भाई, तो सैयदों का जो मुस्लिम समाज में विशेष स्थान था, सैयदों का, और उन्हें पैगंबर की बेटी फातिमा के माध्यम से पैगंबर का वंशज होने का भी उन्होंने दावा किया था। सैयद वंश जो है, आप लोगों को पता है कि सैयद वंश जो है वो दिल्ली की गद्दी पर 1414 से लेकर के 1451 तक इसने शासन किया। खिज्र खान के द्वारा इस वंश की स्थापना करी गई थी और इसी सैयदों को कुलाह दारन कहा जाता है। इसी सैयद को अगर हम बात करें तो ध्यान रखने की जरूरत है भाई, तो इसके बारे में ध्यान रखना है कि कुलाह वारन कहते हैं, और 37 वर्ष तक कुल मिलाकर इस सब ने शासन किया था। कुल मिलाकर के 37 वर्ष तक इस सब ने शासन किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा अपने मोबाइल को जूम कर लीजिएगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, हम इतना ही कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप सब लोग समझ लेना भाई। मनुष्य के दिमाग में 2 घोड़े होते हैं, एक होता है निगेटिव नकारात्मक, दूसरा हो जाता है पॉजिटिव सकारात्मक। जिसको ज्यादा खुराक दिया जाए वो हमेशा जीतता है। इसका मतलब है कि नकारात्मकता को बढ़ावा देंगे तो निगेटिव हो जाएंगे, सकारात्मकता को बढ़ावा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। सीरियस लोगों तक क्लास को पहुंचाने में जरूर मदद करें, और नहीं भी पहुंचाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपनी सफलता तक, आप अपने मुकाम तक पहुंच जाइए, वही इस क्लास का माध्यम है, वही इस क्लास का आपका विशेष उद्देश्य है। तो आप सब लोग अच्छे तरीके से मन लगा करके पढ़िए। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से स्टेटमेंट है जिसके ऊपर आपको विचार करना है, तो ये पूरा है कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में जगपति जो ओडिशा के शासक है उसको यहाँ पे कह करके आपको संबोधित करने की कोशिश आपको करी है भाई। तो जगपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्री स्थापित करी गई, बिल्कुल गलत बात है। इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था, बिल्कुल सही बात है। यूसुफ आदिल शाह को 1510 में इसने हरा करके बीजापुर सल्तनत से गोवा को अल्बुकर्क ने छीन लिया, इसीलिए अल्बुकर्क को रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया कहा जाता है। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक के तौर पर उसको कहा जाता है। तीसरा क्या बोला भाई, बोले कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य की प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित करी थी, ये भी सही बात है भाई। दोनों की दोनों आपकी सही बात है। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर आपका बी होगा। तो बी में बात करें तो 2 और 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
2 एंड 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए भाई, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आपके सही है भाई। ये बड़ा सवाल है इसीलिए मैंने इसको 2 पेज पे लगाया है, आप इसको देखिए और आप इसको बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाए भाई। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सवाल ये पूछा है कि कौन से कथन कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग आपके सही है भाई। कौन से स्टेटमेंट कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग सही है। तो आप सब लोगों को पता है कि वही कौटिल्य जिसको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, वही कौटिल्य जिसको हम चाणक्य भी कहते हैं, वही कौटिल्य उसने राजनीति के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत बड़ी किताब लिखी, उसको अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। यही कौटिल्य जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य का सम्राट, पाटलिपुत्र की राजधानी वाला सम्राट आपको बना दिया। तो उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहला वो बोला कि न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी को आप दंड दे रहे हैं, उसको गुलाम बनाना चाहते तो गुलाम हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो उसने 9 प्रकार के दास बताए। इसने कितने प्रकार के, तो 9 प्रकार के गुलामों के बारे में इसने बताया है। 9 प्रकार के टोटल इसने दास के बारे में बताया, 9 प्रकार के स्लेव के बारे में इसने बताया। तो पहला स्टेटमेंट सही है भाई। अब दूसरा बोले कि स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोई महिला आपके उसकी दास बन गई मालिक की, और उसने अपने मालिक के साथ फिजिकल रिलेशन बना लिया, संबंध स्थापित कर ले। फिजिकल रिलेशन आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो उसने अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जन्म और फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद पुत्र का जन्म हो गया। तो उसके बाद वो जो स्त्री है जो गुलाम के तौर पे आपकी थी, वो कानूनी तौर पे क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। तो ये दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, अर्थशास्त्र में दूसरा भी स्टेटमेंट आपको बताया गया है। तीसरा, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो, तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। अब 2 तरीके की बात हो सकती है, एक स्त्री जो दास बनी है पहले से उसका पुत्र हो, या हो सकता है कि दास बनने के समय प्रेग्नेंट हो और उसके गर्भ में किसी और का बालक हो। उस स्थिति में नहीं, लेकिन अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो, तो उस पुत्र को मालिक का आपका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता था। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। तो 1, 2 एंड 3, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो एक बार आप सब लोग ध्यान से आप लोग को सुनने की कोशिश कीजिए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास आपके बताए गए, जिसमें एक को बोला जाता ध्वजाहत, एक को बोला जाता था उदरदास, एक को बोला जाता था गृह जात, एक को बोला जाता था कृत, एक को बोला जाता दंड प्रणीत यानी न्यायिक दंड, दयागत, लब्ध, आत्मविक्रिय और आहितक बोला जाता था। तो न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है। अर्थशास्त्री कहता है कि अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग यदि स्वामी के संपर्क से दासी को पुत्र उत्पन्न हो जाए, तो दासी तथा उसके पुत्र दोनों को ही दासता से मुक्ति मिल जाएगी, दोनों को ही गुलामी से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो, तो उस पुत्र को मालिक के पुत्र होने का कानूनी हक भी मिल जाता था। ये बात यहाँ पे आपको देखने को मिलती थी। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे यूपीएससी में, तो 1, 2 एंड 3 आपके सही हो जाएंगे भाई। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके 2022 के 5 जून 2022 को जो यूपीएससी सिविल सर्विस का प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। इस क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको पता चला होगा कि अगर हम ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो 100% नहीं, लेकिन 80% से ज्यादा क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हैं। जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है उसको सही करना आसान है, लेकिन जो छोटे क्वेश्चंस अगर उनकी जानकारी है तो सही कर सकते हैं। तो अगर आज का सेशन आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा तो ऑफलाइन कमेंट इस वीडियो के नीचे आप लोग जरूर करके बताइएगा, ताकि मैं भी इस बात से खुश हो पाऊं कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों तो बहुत अच्छे तरीके से पहुंच रहा है। और डेली इस चैनल पे आप सब लोगों को जितने भी यूपीएससी के आपके पेपर हुए हैं
सब्जेक्ट वाइज आप सब लोगों को मिलेगा, तो आप सब लोग उसका आनंद लीजिए, सीखिए और उसको पेपर में यूटिलाइज कीजिए, उसको इंप्लीमेंट कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके गुरु दक्षिणा देना, सब्सक्राइब करके इस चैनल के परिवार का सदस्य बन जाना और शेयर करके अपने जैसे साथियों तक इस कंटेंट को पहुंचाइएगा। आप सभी साथियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।